हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करदम सर गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लाया हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज। ये जो बेस है सीबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित है। मेन टॉपिक्स जो हैं इसके पहले मैं उनको बता दूँ आपको। जल संसाधन क्या है और उसके प्रकार जो हैं, जो धरातलीय भूमि जल संसाधन है उसके बारे में बात करेंगे। लैगून और पश्च जल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका जल की मांग और उपयोग, सिंचाई में कितना है, घरेलू औद्योगिक और अन्य उपयोग क्या है इसके। संभावित जल समस्या क्या है, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन किसे कहते हैं, और जल प्रदूषण का निवारण क्या है, जल प्रदूषण क्या है, जल संभर प्रबंधन क्या है और वर्षा जल संग्रहण क्या है, या इससे अदर रिलेटेड टॉपिक जो हैं उनके बारे में आज आपसे बात करूंगा। तो जल संसाधन पहले टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। जल संरक्षण में है क्या, तो जानते ही तुम सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी पर वायु के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संसाधन है, कोई मूल्यवान वस्तु है तो वो जल है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल एक चक्रीय यानी साइक्लिक संसाधन है। जैसा आप जानते हो, चक्र का मतलब है कि समुद्र से भाप बन के उड़ता है, फिर बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद वो पृथ्वी पर बरसता है और उसके बाद जो है वो नदियों नालों के द्वारा हमारे यूज होने के बाद समुद्र में फिर दोबारा मिल जाता है। तो ये चक्र एक साइकिल है, जो वाटर साइकिल आपने पढ़ी हुई। जल संसाधन मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों एवं क्रियाकलापों को भी सुनिश्चित करता है। तो हालांकि पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में जल उपलब्ध है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पर जल है, लेकिन अलवणीय यानी कि जो हमारे योग्य है, पीने योग्य जल है, यूज करने योग्य जल है, वो लगभग 3% है पूरी पृथ्वी पर। लेकिन इसमें भी इसका बहुत छोटा भाग जो है वो मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए चारों ओर जल के कारण तमाम खबरें आती रहती हैं, आप भी सुनते ही हो। अब हम भारत के जल संसाधन की बात करते हैं। नंबर 1, विश्व के भू क्षेत्रफल का केवल 2.45% भूभाग ही भारत के पास है। अगर पूरी जमीन की बात हम करें, पूरे क्षेत्रफल की बात करें, पूरी पृथ्वी की बात करें, तो उसका केवल 2.4% ही भारत के पास है। और विश्व के कुल जल संसाधन का 4% भाग ही भारत के पास है, जबकि विश्व की 16% से ज़्यादा जनसंख्या भारत में निवास करती है। इससे यह पता चलता है कि भारत के जल संसाधन एवं मानव जनसंख्या के बीच बहुत भारी अंतर है। हमारे यहाँ भारत में, स्पेशली भारत में मानव जनसंख्या ज़्यादा है, और जबकि जल की जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। इंडिया में एक साल में वर्षा से प्राप्त कुल जल 4000 यानी क्यूबिक किलोमीटर है। 4000 घन किलोमीटर है या 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। इसमें से केवल धरातलीय एवं भूमजल 1869 घन किलोमीटर ही है। बाकी जो जल है वो समुद्र में बह जाता है या बेकार रहता है। इससे भी कुल 60% यानी 1122 घन किलोमीटर, इसमें से 1869 में से भी का 60% यानी 1122 घन किलोमीटर जल ही सारे कारण, जैसे जमीन की आकृति है यानी कि ऊंचा ऊंचे या वो और बहुत सारे कारण हैं, वो प्रयोग नहीं हो पाता है, वो बेकार पड़ रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है जल संसाधन के प्रकार। एक है, पहला है हमारा धरातलीय जल संसाधन या पृष्ठीय जल संसाधन या सतही जल संसाधन, एक ही बात है। दूसरा भूमि जल संसाधन या भूमि के अंदर वाला जल संसाधन। पहले धरातलीय जल संसाधन की बात करेंगे। सतह के ऊपर प्रवाहित होने वाले जल को धरातलीय जल कहते हैं, जैसे नदियां, झीलें, तालाब,
तलैया आदि। भारत में 10,360 लगभग नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं। ये नदियां धरातलीय जल संसाधन के प्रमुख स्रोत हैं। नदियों में जल प्रवाह दो कारकों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, जल ग्रहण क्षेत्र का आकार, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इनका आकार बड़ा है। और दूसरा, जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा कितनी हो रही है। और जितनी वर्षा होगी उतना ज़्यादा ज़्यादा पानी उसके अंदर होने की संभावना है। जब बराक है नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र, गंगा। उत्तरी भारत की नदियों की अपेक्षा दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, में वार्षिक जल प्रवाह का ज़्यादातर भाग काम में लाया जाता है। यानी कि जो हमारी उत्तर भारत की नदियाँ हैं उनका पानी ज़्यादातर जो है, जो जल है, वो यूज कम होता है मुकाबले दक्षिण भारत नदियों के। तो इतना आप समझ हो गया। हालांकि आपने 11वीं में नदियों के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो हमारे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब है 11वीं में, उसमें आपने पढ़ा हुआ है, ये आप अच्छे जानते हो। नेक्स्ट है भौम जल संसाधन। पृथ्वी की सतह के नीचे, चट्टानों के नीचे या मृदा में पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। कुछ राज्य जैसे पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु में भौम जल यानी कि भूमि के अंदर जल है उसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ज़्यादा निकाला जाता है। भौम जल का ज़्यादा उपयोग अगर ज़्यादा पानी निकालते रहेंगे तो वो विकास के लिए बेहद हानिकारक है। अब नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा लैगून और पश्च जल। भारत के समुद्र तट बहुत ही दंतुरित हैं। दंतुरित का मतलब होता है इंडेंटेड या कटी फटी अवस्था में है। इससे बहुत ही सी जगह लैगून का मतलब है एक उथला जल क्षेत्र या छोटा तालाब या जल निकाय जो समुद्र के पास हो। उधर क्या समुद्र में पानी है ही है, लेकिन समुद्र के पास जब पानी, जानते हो आप, नदी अपना पानी छोड़ती है लास्ट स्टेज में, यानी अपनी नदी अपनी वृद्धावस्था में, ओल्ड स्टेज में जाती है, जो आपने 11वीं पढ़ा हुआ है, तो वो बहुत सारी धाराओं, छोटी छोटी धाराओं में बह जाती है और उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो वो रेत पे, जो रेत है समुद्र के पास का रेत, उसमें वो पानी जो है बहुत सारी धाराओं में बहता रहता है और कहीं कहीं ऊंचे नीचे वो टीले से बन जाते हैं, उनके बीच में जगह रह जाती है, तो पानी उनमें रुक जाता है, वो छोटे छोटे तालाब से बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं लैगून। लैगून मतलब समझिए, जैसे ये केरल में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है। हालांकि इनका जो जल है वो भी खारा ही होता है, क्योंकि समुद्र के पास तो जल भी खारा होता है, फिर भी इनका उपयोग हम मछली पालन और चावल की कुछ किस्में और नारियल की सिंचाई में इसका इस्तेमाल होता है। एक है आपका पश्च जल। पश्च जल क्या है? इसे कहते हैं बैक वाटर। बैक वाटर क्या है? पानी रुकावट के कारण पीछे की ओर आ जाता है या जमा हो जाता है, जैसे बांध कोई है हल्का सा, या ज्वार है, ज्वार भाटा जाता समुद्रों में, या ज्वार है, या अन्य किसी कारण से पानी अगर रुक जाए, ये भी समुद्र के आसपास होगा जहाँ तक, तो ये जो है पश्च जल कहलाता है। केरल में इसे कहते हैं कयाल। पश्च जल को कयाल कहते हैं। जो झील जैसी होती हैं उन्हें कयाल कहते हैं केरल में। इससे नेक्स्ट टॉपिक है जल की मांग, उसका उपयोग। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप जानते ही हो, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग यानी कि 75% भाग जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। बिना जल या पानी या सिंचाई के खेती लगभग नामुमकिन है इंडिया के अंदर। भारत की आज़ादी के बाद कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया, इसलिए सबसे अधिक जल का उपयोग भारत में सिंचाई हेतु ही किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक जल का उपयोग किस कार्य में किया जाता है, तो सिंचाई में किया जाता है, वो भी कृषि के लिए। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। सिंचाई के लिए धरातलीय 89% है और भूमजल लगभग 92% हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि फैक्ट्रियों में यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों में धरातलीय 2% और भूमजल केवल 5% यूज होता है, और घरेलू में दोनों मिलाकर 9% के आसपास ही यूज होता है। देश के अधिकांश भागों में सूखाग्रस्त व वर्षा विहीन है। देश का अधिकांश भाग जो है ऐसा है, या सूखा पड़ेगा या वर्षा होती नहीं है वहाँ पर ज़्यादातर, जैसे उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है या दक्कन के पठार हैं। तो और जो है कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे गन्ना, चावल, जूट की खेती अधिक की जाती है।
तो इसमें ये तीनों फसलें ऐसी हैं, इनमें जो है या इनके सिवा भी एक दो फसल हो सकती है, इनमें जल की ज़्यादा जरूरत होती है, सिंचाई की ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए भी जल जो खेती में ज़्यादा होता, सिंचाई से ही जो बहुफसलीकरण है, जो बहुफसलीकरण यानी कि हम बहुत सारी फसल एक साथ में ले लेते हैं, तो ये संभव है। जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति में इस सिंचाई का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हम खाद्यान्नों की समस्याओं से जूझ रहे थे शुरू में, हरित क्रांति आने के बाद जो है उससे हमें छुटकारा मिला। उसमें सिंचाई, पहले मानसून पे डिपेंड थे केवल, लेकिन सिंचाई के कारण जब हरित क्रांति आई तो सिंचाई के नए नए ट्यूबवेल लगाए गए और भूमि जल को बहुत ज़्यादा निकाला गया। तो उससे जो हम खाद्यान्न में इंडिपेंडेंट हो गए थे और हमें खाद्यान्न बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। तो हरित क्रांति जो सफल हुई पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए ही कामयाब हुई क्योंकि इन राज्यों में 85% लगभग 85% कृषि सिंचाई से होती है। यहाँ तक कि गेहूं और चावल भी सिंचाई के बिना यहाँ पे संभव नहीं है। और जैसे हरियाणा है या पंजाब है, इनमें जबकि ये चावल क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें जो है ज़्यादा चावल को उगाने के लिए सिंचाई लगातार की जाती है और भूमि जल घट जाता है। इसलिए यहाँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे हो गया है। इन राज्यों में भूमि जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि जल स्तर या वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संभावित जल समस्या। तो भूमि जल के अत्यधिक उपयोग के कारण जल स्तर में कमी आ गई। इससे भूमि के जल में जो नीचे जो पानी है जमीन के नीचे, भूमि जल में विषैले पदार्थों जैसे फ्लोराइड का राजस्थान और महाराष्ट्र में बढ़ोतरी होगी। फ्लोराइड एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जो पानी में लगातार मिल जाता है जब पानी की मात्रा कम हो जाती है। और आर्सेनिक, पश्चिम बंगाल और बिहार में आर्सेनिक बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, भूमि का जल प्रदूषित हो गया इन दोनों ऐसे पदार्थ, फ्लोराइड से और आर्सेनिक से। नंबर 2, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आ गई। नंबर 3, जल की गुणवत्ता यानी कि शुद्ध जल, प्योर वाटर की कमी होगी या हो रही है। अब अगर देखा जाए तो गंगा और यमुना हमारे देश की प्रमुख 2 नदियां हैं और सबसे अधिक प्रदूषित नदियां भी यही हैं। गंगा और यमुना देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियां हैं। हालांकि नमामि गंगे या और बहुत सारी स्कीमें सरकार चलाती रहती है, लेकिन फिर भी जो है ये समस्या बनी हुई है। अब अगला टॉपिक है आपका जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती जल की मांग, जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा जल चाहिए। बढ़ती जल की मांग, शुद्ध जल की कमी, अलवणीय जल का कम होना और फैलता जल प्रदूषण और सतत पोषण विकास हेतु जल संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन अति आवश्यक है। अब जल संसाधन से जुड़ी कौन समस्याएं हैं जल संसाधन से? नंबर 1, जल संरक्षण नीति एवं कानून। जो जल संरक्षण की हमारी नीति हैं और कानून है वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। नंबर 2, जल प्रदूषण से बचाव, हमें जल प्रदूषण से बचाव होना चाहिए। नंबर 3, जल का पुनः उपयोग एवं चक्रण होना चाहिए, यानी कि जो हम पानी किसी प्रकार से वेस्ट ना होने दें, खराब ना होने दें, बहने न दें, उसका प्रयोग हम करें। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण यानी कि पानी, जो बारिश का पानी हमारे यहाँ 3 या 4 महीने जो वर्षा होती है उसके पानी को हम इकट्ठा करें। उस बहुत से राज्यों में ऐसा होता है, बहुत जगह ऐसा होता है और सरकार भी अब इस मामले में बहुत जागरूक हो गई है और वो जागरूक कर रही है कि बारिश का पानी किसी प्रकार से बेकार नहीं होना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में खारे जल से जो लवण है उनको खत्म करना चाहिए। जो समुद्र तो हमारे आसपास वो हैं, लेकिन क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिराए हुए हैं, लेकिन वो जो पानी है वो हमारे किसी ज़्यादा काम नहीं आ रहा। तो हम जो है अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का विकास कर लें जिससे कि उसकी जो उसमें जो लवण घुले हुए हैं वे जो है ख़त्म हो जाएं, खारापन ख़त्म हो जाए, तो पानी की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक है इसमें जल संपर्क विकास, यानी जल संपर्क विकास भी होना चाहिए। अब जल संपर्क विकास क्या है?
जल संभर विकास या जल संभर प्रबंधन क्या है? धरातलीय एवं भौम जल या किसी प्रकार के जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, यानी कि उसका मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, या बहते जल को रोकना, या भौम जल का पूर्ण भरण, यानी कि दोबारा रिफिल करना। पानी को, जो जमीन का पानी हमारे नीचे कम हो गया है, खत्म हो रहा है या नीचे लेवल पहुंच गया है, उसको दोबारा उसको रिचार्ज करना, उसको दोबारा बढ़ाना ही जल संभर प्रबंधन कहलाता है। इसको सरकार ने 3 प्रकार की स्कीम्स हैं वो चल रही हैं, मेन जो 3 हैं। जैसे नंबर 1 हरियाली नाम की स्कीम है। हरियाली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या भारत सरकार की स्कीम है। इसमें क्या है, जल संभर विकास परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जल संरक्षण से पेयजल को समस्या को दूर करना। मतलब इसमें सोसाइटी ग्रामीण लोगों को जोड़ा जाता है और उससे जो उनकी पेयजल समस्या है या सिंचाई की समस्या है या वन रोपण है या मत्स्य पालन है, इनको सबको जो करेक्ट किया जाता है, ये स्कीम है हरियाली। इसका नेक्स्ट है, एक स्कीम है नीरू मीरू कार्यक्रम। नीरू मीरू कार्यक्रम का मतलब है जल और आप। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ही चलाती है। इसमें स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की नई नई विधियां बताई जाती हैं। एक है अरवारी पानी संसद। अरवारी पानी संसद, इसे अरवाड़ी भी कहते हैं, अरवारी भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये राजस्थान में है, राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है इसे। इसमें झोड़ की खुदाई, यानी तालाब जो है, जोड़ में तालाब की खुदाई की जाती है। और रोक बांध, यानी कि रोक बांध का मतलब है कि हम जैसे खेतों में मेड़ बना देते हैं, ऐसी जो है रेत की बड़ी बड़ी लाइनें बना देते हैं, थोड़ी ऊंची ऊंची, जिससे कि वो पानी जो आगे ना बहे और पानी जब बारिश पड़े तो उसमें पानी रुक जाए। इसे कहते हैं अरवारी पानी संसद। ये काफ़ी कामयाब स्कीम रही है। एक स्कीम अभी नई चली है तमिलनाडु में। इसमें है घरों में जल संग्रहण संरचना। ये स्कीम पहले 3 थी, अब ये नेक्स्ट एक और हुई है। तमिलनाडु स्टेट ने ये स्थानीय निवासियों के सहयोग से एक स्कीम चलाई है, घरों में जल संग्रहण संरचना। यानी कि उन्होंने तमिलनाडु में एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि जब भी कोई घर बनेगा, नया घर बनेगा, तो उसमें उस व्यक्ति को, सरकारी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जो प्रॉपर्टी डेवलप होगी, बनेगी, तो उसके अंदर जो है उसको जल संग्रहण की, यानी कि पानी को इकट्ठा करने की कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अपना पानी जो है उसको खुद उसको रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हाँ भाई पानी, या छत पे घर है, छत को पक्की बना के वहाँ पानी रुक जाए बारिश का, या ज़मीन में घर है या कैसी घर है, उसे जो करना पड़ेगा। नहीं तो उसे जो वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। ये गैर कानूनी है तमिलनाडु में। इसका उद्देश्य क्या है इनका, ये सारी जो है स्थानीय लोगों के सहयोग से बनी है, ये ध्यान रखना। एक तो और इसलिए कामयाब भी है। उद्देश्य नंबर 1 कृषि व कृषि कार्यों को पूरा करना। दूसरा है कृषि उत्पादन वृद्धि करना। तीसरा, पर्यावरण जो लॉस हो गया है, जो कमी हो गया हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट में पानी की कमी से, भूमि जो जल है, भूमि का जल है या भौम जल है, उसको जो है उसके जब पर्यावरण का नुकसान हुआ है तो उसको लॉस को रोकना और लोगों के जीवन को ऊंचा उठाना है। अगर पानी नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन संभव लगभग ना के बराबर है, वो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है, आप जानते ही हो, किसी भी पदार्थ में अगर अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं तो वो कहलाता है प्रदूषण, और जो उसे पदार्थ मिलते हैं उसे कहते हैं प्रदूषक। ये आप अच्छे जानते ही हो, पहले पढ़ते आए हो। तो यही जल प्रदूषण है। जब जल में अवांछित पदार्थ मिल जाए, अनवांटेड मटेरियल मिल जाए, तो उसे जल प्रदूषण कहेंगे। इससे जो जल क्या हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है, या उसकी गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल में, पानी में मिट्टी मिल जाना, गंदगी मिल जाना, मलमूत्र मिल जाना, रासायनिक केमिकल मिल जाना, उर्वरक मिल जाना, कीटनाशी मिल जाना, बहुत सारे हैं, या उद्योग के अवशिष्ट पदार्थ मिल जाना, तो ये जो है, या उसका सीवर, गंदा पानी मिल जाए सीवर का, तो ये सब जो है उस हमारा जो जल है वो मतलब योग्य ही रह पाता है, सही रह पाता है, उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसे ही हम जल प्रदूषण कहेंगे।
अब ये किसके से हो सकता है, वो और भी कारण की हम बात करेंगे। जैसे उद्योगों से निकले अवशिष्ट पदार्थ, जो बेकार पदार्थ हैं, उनको डायरेक्ट नदियों में, झीलों में डाल दिया जाता है। जो रसायन है, जैसे रसायन उद्योग में है, या चमड़ा उद्योग में है, लुगदी उद्योग में है, कागज उद्योग में है, ये सबसे ज़्यादा ये इंडस्ट्री जल प्रदूषण फैलाती हैं। इनको कंट्रोल करना ही होगा। शहर का जो सीवर है, ये गंदे नाले हैं, और डायरेक्ट नदियों में मिला दिए जाते हैं बिना उनका वाटर ट्रीटमेंट के, तो इसलिए वो भी पानी जो पीने योग्य नहीं होता। धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं भी ऐसी हैं हमारी जो जल को प्रदूषित करती हैं। जैसे जल में शव बहाना, या केमिकल वाली जो मूर्तियां हैं उनको जल में डायरेक्ट डाल देना। तेल रिसाव, समुद्री जहाज हैं, वो चल रहा है तो तेल रिसाव हो गया, तो सारा जो वहाँ पे वो जो समुद्र का पानी है बेकार हो जाता है, या नदियों का पानी खराब हो जाता है। एसिड वर्षा, जब शुरू में जानते हैं आप, एसिड वर्षा होती है कि हमारे यहाँ इंडिया में वायु प्रदूषण तो है ही, आप अच्छे जानते ही हो। तो जहाँ वायु प्रदूषण होगा शहरों के आसपास विशेष रूप से, या शहरों में, तो जब बारिश पड़ेगी तो वो पानी के साथ नीचे आ जाएगा घुल करके, तो वो एसिड वर्षा कहलाएगा, और एसिड वर्षा या अम्लीय वर्षा कहलाएगा, और वो पानी को खराब कर देगा। तो और एक है, आप जानते हो कि जैसे लगातार वैश्विक उष्मीकरण या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो गर्मी का ज़्यादा बढ़ना या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ना, तो उससे क्या हो रहा है कि जो पानी है, जो जल है, जो हमारा ओपन में भी है, तो वो भी लगातार गर्म हो रहा है, और अत्यधिक गर्म हो रहा है। और उसके अत्यधिक गर्म होने से तो जल प्रदूषण बढ़ रहा है। उससे जो उसमें जीव हैं, या उसमें जो पौधे हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वे सारे क्या हो रहे हैं, वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो ये कुछ समस्याएं थी जल प्रदूषण की। आप समझ जाओ जल प्रदूषण क्या है। एक टॉपिक है तुम्हारा वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण क्या है? विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकना और इकट्ठे करने की विधि को हम वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। सीधा सीधा हिसाब है, नाम से पता चल रहा कि बारिश के पानी को रोकना। इसके आर्थिक और सामाजिक मूल्य क्या हैं? नंबर 1, ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, और जिससे सिंचाई और पशुओं के लिए इसे उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, भूमिगत जल स्तर को नीचे जाने से रोकता है। अगर हम वर्षा का जल रोक लेंगे किसी तरीके से, तो जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्षा का जो वाटर लेवल नीचे गया ग्राउंड वाटर, तो वो ऊपर आ जाएगा, और जो पृथ्वी है वो रिचार्ज उसे कर लेगी जो जल को। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है। अगर सूखा पड़ता रहेगा, बिल्कुल बारिश नहीं पड़ेगी, तो मिट्टी उड़ जाएगी, मृदा अपरदन हो जाएगा, यानी ऊपर जो लेयर्स है, जो उपजाऊ है, वो उड़ जाएगी। और ये बाढ़ को रोकता है। ठीक है भाई, बाढ़ होता है यानी कि नीचे पानी चला जाएगा, नदियों में नहीं जाएगा, तो जिससे कि बाढ़ नहीं आएगी। लोगों में सामूहिकता बढ़ती है। इससे लोग सब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो लोगों में भाईचारा बढ़ेगा, सामूहिकता बढ़ेगी। जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। जो वाटर है वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा। जो पानी खराब है, जैसे फ्लोराइड या संकेंद्रण वे हो रखे हैं, फ्लोराइड और उसके आर्सेनिक के का संकेंद्रण हो रहा है, यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, तो ख़त्म हो जाएगा। या किसी भी प्रकार का जो वो वाटर है का लेवल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो ख़राब हो गई है, तो वो इससे जो है वर्षा जल संग्रहण से सही रहती है। जो भूम जल में विषैले पदार्थों में कमी आ जाएगी, और जल प्रदूषण का भी पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। अब ये कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है? यह ग्रामीण क्षेत्रों में, झीलों, तालाबों, इनमें किया जाता है। जैसे राजस्थान में इसे इनको कुंड या टांका कहते हैं। कुंड या टांका राजस्थान कहते हैं। खदीन, इसमें मिट्टी के बांध पानी को रोकने हेतु बनाते हैं। ये ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में ये किए जाते हैं, या ड्राई एरिया में कहते हैं, जहाँ बारिश नहीं पड़ती, वहाँ पर इन्हें खदीन कहते हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं, या जिनके पक्के मकान हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों का भी इसमें वर्षा जल संग्रहण में उपयोग किया जा सकता है। कुएं जो है हमारे, वे खोदे जाएं तो उसमें जो है ये इसमें प्रयोग हो सकता है। ये एक दक्षिण बिहार में एक
है आहर पाइन। आहर पाइन नाम की एक टेक्निक है जो बहुत परंपरागत है, आहर पाइन नाम की। उसका उस सिंचाई व जल भंडारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आहर का मतलब क्या है इसमें? आहर में क्या, तीन तरफ से उसको घेर देंगे कि जलाशय को, यानी कि तीन तरफ से तटबंधों से घिरे जलाशय हैं आहर। और जो पाइन क्या है? पाइन का मतलब है एक ऐसा पाइप या नाली जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हो, जहां जलधारा आराम जा सके, या मानव ने बना दी हो, इंसान ने बना दी हो, तो वो जो वर्षा जल को आहर तक ले आती है। यानी कि जो पाइन है वो पानी को जो वेस्ट जा रहा है वो एक नाले से में नाली में बह करके वो कहाँ जाएगा? जलाशय में जाकर रुक जाएगा, जिसे आहर कहेंगे। तो ये दोनों मिलाकर कहलाएंगे आहर पाइन, और बहुत ही कामयाब है बिहार में। एक टॉपिक है आपका भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग। आखिरकार भारत में सिंचाई की बढ़ती मांग क्यों है? इतना हमें पानी की क्यों जरूरत पड़ती है? आप जानते हो कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, और तो यहां पे इसलिए सिंचाई मांग ज्यादा है। हमारा देश है ही ऐसी जगह पे जहां पे जो है वर्षा बहुत कम होती है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो है सिंचाई की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और अब इसमें कुछ मेन कारण भी है, जैसे वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, वर्षा कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं किसी एरिया में, कहीं बहुत कम हो रही है, कहीं तो हो ही नहीं रही है, लगभग ना बराबर हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी बिखा जा रहा, वहाँ बाढ़ आई जा रही है। नंबर 2, वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा पता ही चलती, आज आ रहे कल आ रही है, कभी होगी या नहीं होगी, रोज का ही मतलब होता। तो ये जो इसकी अनिश्चितता रहती है, ये फिक्स नहीं है कि भाई जब होगी। इसकी परिवर्तनशीलता, कई बार तो लगातार होती रहती है, और कई बार जो वो बिल्कुल रुक जाती है, कहीं कभी ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। तो ये चेंज होती रहती है। ऐसे नहीं कि लगातार वर्षा की भी इतनी वर्षा हो जाएगी ये हमें खेती के लिए काम आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक है मानसूनी जलवायु। मानसून जलवायु क्या है? केवल जो है मानसून हमारे देश में 3 या 4 महीने का टाइम है, हालांकि वो भी नहीं रहता है, वो लगभग मुश्किल से 2 महीने या 3 महीने रहता है। हम हालांकि मानते 3 या 4 महीने रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसे 2 महीने मुश्किल से रहता है, उसमें भी ज़्यादा दिनों तक वर्षा नहीं पड़ती। एक है नेक्स्ट है खाद्यान्न व कृषि प्रधान उत्पाद की बढ़ती मांग। जो हमें खाद्यान्न है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है हमारे देश की, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमें खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए हमें ऐसे उत्पाद वे जरूर चाहिए जो हमें हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो इसलिए हमें जो है सिंचाई की लगातार ज़रूरत पड़ती है, पानी की लगातार ज़रूरत पड़ती है। तो खाद्यान्न और कृषि उत्पादन की बढ़ती मांग ये भी इसका एक कारण है। अब नेक्स्ट है आपका एक टॉपिक है भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण। वो क्या है भाई? अगर जल संसाधन हैं फिर भी इतने भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम बढ़ रहे हैं। नंबर 1 तो यह अत्याधिक उपयोग या मिसयूज मान लो आप इसे, कि हम जो जल का जिनके जो है उसका बेहद प्रयोग कर रहे हैं, बिना जरूरत के भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम गाड़ी धो रहे हैं या पानी सड़कों को बहाया जा रहा है, हम जो है उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। नंबर 2, नगरीय क्षेत्रों में, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उनमें जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो जो है नहीं रही है, बल्कि पूरी जो धरातल है उसको कंक्रीट का बना दिया गया है। वो पूरी वो पक्की धरातल पूरा पक्का कर दिया गया है, कंक्रीट का बना दिया गया है। इसलिए जितनी वर्षा होगी वो सारी बह जाएगी और सारी बेकार चली जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होता। नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण के बारे में जागरूक ना होना। सबसे बड़ी समस्या यह है हमारे देश में कि हम वर्षा जल संग्रहण के बारे में जागरूक नहीं है। यानी कुछ स्टेटों में चल रहा है प्रोग्राम, लेकिन फिर भी अभी पूरे देश में नहीं है, और उन स्टेटों में जहाँ चल रहा है वहाँ भी इतनी मतलब ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है। नेक्स्ट है जलवायविक दशाओं, यानी जलवायु की दशाओं में परिवर्तन। लगातार जलवायु दशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है किसानों द्वारा कृषि हेतु जल का बहुत ज़्यादा प्रयोग। ज़्यादातर किसान ऐसी खेती करते हैं जिनमें ज़्यादा जो है वो जल की जरूरत पड़ती है, तो वो जो है ये बहुत गलत है। नेक्स्ट है वैधानिक उपाय। वैधानिक उपाय क्या है? इसको किसके से हो सकते हैं? कुछ ऐसी सरकार ने गवर्नमेंट ने नीति बनाई है, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जो है कानून बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे
ये जल की कमी ना हो, जल संसाधन हमारे सुरक्षित रहे। जैसे एक कानून बना 1974 में, 1974 में, 1974 में ये प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण हेतु बनाया गया। इसका नाम है जल अधिनियम 1974, 1974, यानी कि वाटर एक्ट 1974। एक बना सेकंड जल उपकर अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, यानी कि जो वाटर का टैक्स लगा दिया गया 1977 में, यानी 1970 में ये बनाया गया। एक बनाया गया कानून पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, यानी कि एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया, उसका नाम था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। एक बनाया गया, एक हमने एक नीति बनाई गवर्नमेंट ने। इस नीति का उद्देश्य ये था कि जिससे कि जो जल की किसी भी तरह से उपलब्धता हमेशा बरकरार रहे, सब लोगों को जल मिलता रहे, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो। वैसे ग्रामीणों के लिए ज़्यादा इसका था। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई 2002 में, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति। एक जो है 2015-16 में जल क्रांति अभियान एक चलाया गया, बनाया गया। तो ये भी इनका सभी का उद्देश्य ये है कि जल संसाधन है हमारे सुरक्षित रहें और सभी लोगों को पीने का, सिंचाई का और सभी तरह से जो जल की किसी प्रकार से कमी ना हो, ये कराए गए, ये बनाए गए कानून। और इनका जो है, लेकिन इनका उपयोग जनता के हाथ में ही है। कुछ किताब में बॉक्स दिए हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय जल नीति का लास्ट पेज पे है किताब में, जल क्रांति अभियान का, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 और जल क्रांति अभियान 2015-16, इस चैप्टर के लास्ट पेज पे। तो ये बॉक्स दिए हुए, आप इन दोनों को वहाँ से पढ़ लेंगे। एक केस स्टडी दी हुई है तुम्हारी किताब में, ये भी बॉक्स में दी हुई है आपके में। और ये सेक्शन बी और सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है 3 नंबर में। तो ये रालेगन सिद्धि पे दी हुई है, जल संभर विकास पे। जल संभर विकास पे एक रालेगन सिद्धि एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ की दी हुई है। तो इसका आप पढ़ लेना, ये समझ लेना, इसके संभावित क्वेश्चनों को आप देख लेना। एक चैप्टर में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं आपके, तो उन डायग्राम को, उन फिगर्स को आप ध्यान से देख लेना, ध्यान समझ लेना, और वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको आप समझ लेना। अगर कोई डायग्राम समझ में आए तो इस डायग्राम के बारे में आप मुझको अब कमेंट्स में लिख देना, तो मैं उनके उत्तर बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।